मैं 25 साल की होने वाली थी, लेकिन मेरी शादी कहीं भी तय नहीं हो रही थी। घर पर लड़के वाले आते, मुझे देखते और मेरा वजन देखकर मुझे बिना कुछ कहे रिजेक्ट कर देते। मैं अंदर से टूट चुकी थी। उसी दौरान एक दिन हमारे घर के बाहर एक साधु बाबा आए। उन्होंने मुझे देखा, मुस्कुराए और बोले, बेटी चिंता मत कर, ये चादर ले लो। अगर तुम इसे लगातार 3 रात अपने ऊपर ओढ़कर अकेले और अंधेरे में सोओगी तो तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार होगा। तुम्हारी शादी जल्दी तय हो जाएगी। मैं उस समय इतनी परेशान थी कि बिना सोचे समझे मैंने वो चादर ले ली। लेकिन जैसे ही मैं पहली रात उस चादर को ओढ़कर सोई, मुझे बहुत अजीब अजीब एहसास होने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे बगल में लेटा हो, लेकिन मैं अकेली थी। दूसरी रात डर और बढ़ गया। चादर उड़ते ही ऐसा लगा जैसे कोई धीरे धीरे मेरे पास आकर सांस ले रहा हो। मैं डर के मारे करवट भी नहीं बदल पा रही थी। और तीसरी रात मैंने हिम्मत करके आखिरी बार वो चादर ओढ़ ली। अंधेरा, सन्नाटा और दिल की धड़कनें तेज, और फिर अचानक मेरी आंख भारी होने लगी और मैं गहरी नींद में चली गई। लेकिन सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरे जीवन की सबसे भयानक शुरुआत होने वाली थी, क्योंकि मैं मेहमानों के सामने जाने के लिए अपने बेडरूम में तैयार हो रही थी। तभी अचानक मुझे एहसास हुआ जैसे कोई मुझे छुपकर घूर रहा हो। मैंने तुरंत घबराकर इधर उधर नजर दौड़ाई, पर कमरे में कोई नहीं था। मैंने खुद को समझाया कि शायद वहम होगा और फिर से मेकअप में बिजी हो गई। लेकिन वो एहसास, वो अजीब सी नजरें, जैसे कोई मेरी हर हरकत पर ध्यान दे रहा हो, वह बार बार महसूस हो रही थीं। मैं झट से उठकर खिड़की के पास गई और तभी खिड़की के बाहर 2 इंसानी परछाइयां तेजी से भागती हुई दिखीं। मैंने डर से खिड़की पूरी खोलकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि जैसे छाती से बाहर निकल आएगा। हाथ कांप रहे थे, पैरों में जैसे जान ही नहीं थी। आखिर कौन मुझे छुपकर देख रहा था, और क्यों? ये सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे कि तभी हमारी कामवाली शीला मुझे बुलाने आ गई। मैंने सोचा कि उससे पूछूं कि खिड़की के बाहर कोई दिखा क्या, लेकिन फिर खुद को रोका, अभी मेहमान इंतजार कर रहे हैं, पहले नीचे जाना जरूरी है। मैंने चाय की ट्रे उठाए और हॉल की ओर चल दी। मैं जैसे ही हॉल में पहुंची, सोफे पर बैठी एक समझदार, सलीकेदार आंटी ने मुझे देखते ही कहा, चाय पानी बाद में देखिए, पहले हमें लड़की से मिलवाइए। उनकी आवाज में अजीब सी ठंडक थी, जैसे वो मुझे बहुत ध्यान से परख रही हों। और उसी पल मेरा दिल फिर से धक धक करने लगा, क्योंकि मैं साफ महसूस कर रही थी, वो नजर अभी भी मुझ पर ही थी। उस आंटी की बात सुनकर मेरे कदम ठिठक गए और दिल बैठ गया। मम्मी ने मेरे चेहरे पर डर देखा और बोली, ये अश्विनी है, मेरी बेटी। उस आंटी ने मुझे ऊपर से नीचे तक बड़ी अजीब निगाहों से देखा, फिर उसकी आंखें जैसे फैल ही गईं। और उसने ठंडी आवाज में कहा, आपने तो फोन पर कहा था कि लड़की 25 साल की है, पर ये कहीं से भी उस उम्र की नहीं लगती। ये सुनते ही मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। मेरी हथेलियां पसीने से भर गईं। मैं चाय की ट्रे सोफे के पास रख ही रही थी कि सोफे पर बैठी मेरी बहन ने तुरंत मेरी तरफदारी में कहा, अरे ये 25 की ही है, बस थोड़ी मोटी है। लेकिन इससे हालात और खराब हो गए। वो आंटी सनकते हुए बोली, आजकल जमाना बदल गया है, इतनी मशीनें आ गई हैं, जिम, डाइट प्लान, ट्रेनर्स, थोड़ा व्यायाम करवा लीजिए। ऐसी मोटी लड़कियों को तो कोई भी अपनी बहू बनाने को तैयार नहीं होता। उसकी बात मेरे कानों में हथौड़े की तरह गूंज रही थी। मेरी आंखें भर आईं और गला सूख गया। मुझे लगा मानो सब लोग मुझे घूर रहे हों, मेरा शरीर जैसे वहीं जम गया था। लेकिन उसी पल मेरे पीछे से किसी की धीमी सांसों की आवाज आई। वो बिल्कुल वही एहसास था जो पिछले 3 दिनों से मुझे परेशान कर रहा था। मैंने डर से पलटकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। मुझे उस आंटी का जवाब साफ समझ में आ गया था, इसलिए मैंने सब कुछ छोड़कर बाहर गार्डन में आकर बैठ गई। मेरी आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। रिजेक्शन मेरे लिए किसी गहरे घाव से कम नहीं था। ये ऐसा दर्द था जो दिल को अंदर से खोखला कर देता है। लोग कहते हैं, अरे क्या हुआ, दूसरा रिश्ता आ जाएगा। पर जो इंसान बार बार रिजेक्ट होता है, वो जानता है कि हर ना कितना भारी होता है, कितना चुभता है। रिजेक्शन का दर्द इंसान को तोड़ देता है। जिसे कोई पसंद नहीं करता, जिसे लोग देखकर मुंह फेर लेते हैं, उसे कैसा लगता होगा। पहले पहल हमें लगता है शायद सामने वाले का दिमाग खराब है, लेकिन जब अपमान धीरे धीरे बढ़ने लगता है
तो दिल और दिमाग के बीच एक अजीब सी दूरी बन जाती है। हम अपने ही अंदर खोने लगते हैं। धीरे धीरे मन हर चीज से दूर हो जाता है और एक दिन ऐसा आता है कि अपने ही अस्तित्व से चिढ़ होने लगती है। आईना भी दुश्मन लगने लगता है। उसमें अपनी ही छवि देखने से डर लगने लगता है। और मैं सिर्फ इसलिए रिजेक्ट होती रही थी क्योंकि मैं मोटी थी। हर रिश्ता मुझे देखकर, मेरी हंसी देखकर, मेरी आंखों में उम्मीद देखकर बस ठंडी नजर डालकर चला जाता था। जैसे मैं कोई इंसान नहीं, बस एक खामी बनकर रह गई हूँ। गार्डन में रोते रोते अचानक मुझे फिर वही एहसास हुआ जैसे कोई मुझे छुपकर देख रहा हो। मैं घबराकर तुरंत खड़ी हो गई और चारों तरफ नजर घुमाई। तभी पेड़ों के बीच हल्की सी सरसराहट सुनाई दी, मानो कोई वही छिपा हुआ हो। उसी समय मैंने शीला को नौकरों के क्वार्टर से बाहर आते देखा। मैंने उसे आवाज देकर कहा, शीला, जरा उन पेड़ों के पीछे देखो, कोई है क्या? शीला ने पूरी जगह ध्यान से देखी, लेकिन उसे वहां कोई नहीं मिला। मगर यह पहली बार नहीं हुआ था। पिछले कुछ दिनों से मुझे लगातार महसूस हो रहा था कि कोई मुझे छुप छुप कर देख रहा है। मैं हर बार उसे वहम समझकर टाल देती थी, लेकिन अब ये सिलसिला इतना बढ़ गया था कि मैं धीरे धीरे मानसिक रूप से टूटने लगी थी। मुझे डर लगने लगा था कि कहीं मैं सचमुच अपना दिमाग तो नहीं खो रही हूँ। एक तरफ ये छाया मेरा पीछा कर रही थी और दूसरी तरफ मेरे मोटापे का दर्द मुझे अंदर ही अंदर खा रहा था। शुरुआत में मैं बिल्कुल मोटी नहीं थी, बल्कि बहुत दुबली पतली, जैसे 15-16 साल की लड़कियां होती हैं। मेरी दुबली काया को देखकर मेरी माँ हमेशा चिंता में रहती थी और चाहती थी कि मेरी सेहत ठीक हो जाए। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ी, मेरा शरीर भी भरने लगा। मैं तो पहले से ही सुंदर थी, पर अब मेरा रंग रूप और भी निखरने लगा। मोहल्ले गलियों में मेरे सौंदर्य की चर्चा होने लगी। कई लड़कियां चाहती थीं कि वे भी मेरी तरह खूबसूरत दिखें। माँ तो मेरी इतनी नज़र उतारती कि जैसे हर बुरी ताकत से मुझे बचा लेना चाहती हूँ। लेकिन शायद किसी की बुरी नज़र लग ही गई। धीरे धीरे मैं बीमार रहने लगी। मेरा शरीर, हाथ पांव सब हर पल दर्द करने लगे। एक दिन तो कॉलेज में मुझे अचानक चक्कर आया और मैं वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। मुझे तुरंत अस्पताल ले जाया गया था। डॉक्टरों ने बताया कि मेरे शरीर में ताकत की बहुत कमी है और मैं बेहद अशक्त हो गई हूँ। इसलिए ताकत बढ़ाने के लिए उन्होंने मुझे कुछ इंजेक्शन लगाने शुरू किए। लेकिन मुझे क्या पता था कि वे इंजेक्शन किस चीज़ के थे। पूरा एक हफ्ता मुझे वही इंजेक्शन दिए गए और धीरे धीरे मेरा पूरा शरीर फूलने लगा। डॉक्टरों ने समझाया कि यह इंजेक्शन का साइड इफ़ेक्ट है और कुछ ही दिनों में सारी सूजन उतर जाएगी। लेकिन सूजन कम होने के बजाय और भी तेजी से बढ़ने लगी। गलत इंजेक्शन की प्रतिक्रिया से मेरा शरीर असामान्य रूप से फूला हुआ दिखाई देने लगा। मेरा चेहरा बहुत बड़ा हो गया, मेरा वजन इतना बढ़ गया कि मैं अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ी एक जवान लड़की की जगह एक शादीशुदा औरत जैसी दिखने लगी। इस बदलाव ने मेरे परिवार को गहरी चिंता में डाल दिया था और घर का हर सदस्य मेरी हालत को देखकर घबरा गया था। मोटापा मेरे लिए एक सजा बन गया था। मैं पूरे दिन रोती रहती और मेरी माँ मुझे बार बार दिलासा देती, लेकिन मैं अंदर से टूट चुकी थी। कॉलेज जाती तो लड़कियां मेरा मजाक उड़ाती और मुझे आंटी आंटी कहकर चिढ़ाती। ये सब सहते सहते मैंने कॉलेज छोड़ने का फैसला कर लिया था, लेकिन पापा बहुत नाराज हुए और उन्होंने मुझे गलत निर्णय लेने से रोक दिया। किसी तरह मैंने हिम्मत जुटाकर अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर घर पर बैठकर अच्छे रिश्ते का इंतजार करने लगी। लेकिन यहाँ भी मेरा मोटापा मेरे रास्ते में दीवार बनकर खड़ा था। जो भी रिश्ता आता, वे मुझे देखकर मुंह फेर लेते और अक्सर मेरी जगह मेरी 2 छोटी बहनों में से किसी एक को पसंद कर जाते। हर बार होने वाला ये रिजेक्शन मेरे दिल पर एक नया घाव छोड़ जाता और मैं धीरे धीरे अपने ही जीवन में पराई होने लगी। लेकिन पापा की भी यही जिद थी कि सबसे पहले मेरी ही शादी होनी चाहिए। उधर रिश्तेदारी में मुझसे छोटी लड़कियों के भी शादी ब्याह हो चुके थे और इससे मेरे माता पिता के कंधों पर एक भारी बोझ जैसा लटक गया था। मैं क्या कर सकती थी? मेरे हाथ में तो रोने और सहने के अलावा कुछ भी नहीं था। उस शाम सभी पक्षी अपने बसेरों की ओर लौट चुके थे और मैं गार्डन में अकेली चक्कर लगा रही थी। तभी हमारे गेट की तरफ से पुकार आई, कोई है क्या? जो भगवान के नाम पर मेरी मदद करेगा, उसके मन की हर इच्छा पूरी हो जाएगी। यह आवाज़ सुनते ही मैं ठिठक गई। यह आवाज़ किसी साधु बाबा की थी। मैं तुरंत गेट की ओर बढ़ी। वहाँ एक साधु बाबा बैठे थे, जिन्होंने सिर से पैर तक एक शाल ओढ़ी हुई थी।
मैंने घबराकर पूछा, बाबा आपको क्या चाहिए? साधु बाबा ने धीमे लेकिन गहरे स्वर में जवाब दिया, मुझे जो चाहिए वो इंसान कभी नहीं दे सकता, लेकिन तुझे जो चाहिए वो मैंने तेरे माथे पर लिखा हुआ साफ साफ पढ़ लिया है। मुझे साधु बाबा की बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। मैं संभलते हुए उनसे बोली, तो बताइए बाबा, मुझे क्या चाहिए? साधु बाबा ने अपने पास पड़ी एक चादर उठाए और मेरी ओर बढ़ाते हुए बोले, अगर तुम इस चादर को 3 रातें लगातार एक बंद कमरे में एकांत और अंधेरे में उड़कर सो जाओ तो एक चमत्कार होगा। तुम्हारा विवाह जल्द ही तय हो जाएगा। उनके मुंह से विवाह शब्द सुनकर मैं दंग रह गई। ये साफ था कि वे कोई साधारण इंसान नहीं थे। उन्होंने मेरे मन की गहराई से वही दर्द पहचान लिया था जिसे मैं किसी से कह भी नहीं पाती थी। मेरे हाथ अनायास कांपने लगे और मैं थरथराते हुए वह चादर पकड़ ली। तभी अचानक मेरी माँ ने घर का दरवाज़ा खोला और गेट तक चली आई। मुझे वहां खड़े देखकर वे चौंक गईं और घबराकर बोली, तू यहाँ गेट पर क्या कर रही है? मैंने माँ से कहा, माँ, साधु बाबा ने मुझे ये चादर दी है। आज साधु बाबा ने मुझे जाते जाते इशारा करके कहा था, ये चादर अपने कमरे में रख देना और पीछे मुड़कर मत देखना। मैंने दोनों हाथों से उस चादर को पकड़कर अपने कमरे में आकर रख दिया। थोड़ी देर बाद माँ कमरे में आई। वह काफी खुश लग रही थी। माँ बोली, अश्विनी, साधु बाबा ने कहा है कि आज से 3 दिन बाद जो रिश्ता तुम्हारे लिए आएगा, अगर तुम उसे स्वीकार कर लोगी तो हमारे घर की किस्मत खुल जाएगी, लेकिन अगर उस रिश्ते को मना कर दिया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ये सुनकर मेरे मन में चिंता बढ़ने लगी, लेकिन माँ ने मुझे संभालते हुए कहा, बेटा, आज रात ये चादर उड़कर सो जाना। माँ के जाने के बाद मैंने चादर को खोला तो वह काले रंग की मोटी और गर्म चादर थी। जब रात हुई मैंने अपने कमरे की सारी लाइटें बंद कर दीं। कमरे में इतना गहरा अंधेरा छा गया कि हाथ को हाथ भी न दिखाई दे। मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन शादी का विचार आते ही मैंने हिम्मत करके वह चादर अपने ऊपर ओढ़ ली। जैसे ही मैंने चादर ओढ़ी, मुझे उसका स्पर्श बेहद अजीब और डरावना महसूस हुआ। मन बार बार कह रहा था कि चादर उतारकर फेंक दूं, लेकिन साधु बाबा की बात याद करके मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उस रात मैं पूरे समय कांपते हुए जैसे तैसे जागती सी पड़ी रही। सुबह हुई तो माँ ने पूछा, क्या तुमने चादर ओढ़कर सोई थी? मैंने हल्के से सिर हिलाते हुए हाँ कहा। मैं बहुत थकी हुई थी, क्योंकि रात भर मुझे ठीक से नींद ही नहीं आई थी। मेरी छोटी बहन बोली, दीदी, तुम जाकर आराम करो, मैं माँ की मदद कर देती हूँ। मैंने उसे धन्यवाद कहा और अपने कमरे में आकर लेट गई, लेकिन साधु बाबा के शब्द बार बार मेरे कानों में गूंज रहे थे। मैं अपने विवाह के बारे में सोचकर ही मन बहुत खुश हो रही थी। मुझे सबसे ज्यादा इस बात की खुशी थी कि अब आगे मुझे लोगों की ताने बाने और चुभती बातों का सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरी रात भी मैंने अपने कमरे में पूरा अंधेरा कर दिया और वही चादर अपने ऊपर ओढ़ ली। चादर का स्पर्श फिर से बहुत चुभने सा लग रहा था, लेकिन हिम्मत जुटाकर मैंने दूसरी रात भी उसी चादर को ओढ़कर सोने की कोशिश की। जब सुबह हुई, मैं किचन में नाश्ता करने के लिए चली गई। मेरी माँ ने मेरे माथे पर किस किया और मुझे अपनी बाहों में भर लिया। माँ ने प्यार से कहा, अब तू इस घर में कुछ दिनों के लिए मेहमान है, घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाएगी। मैं हल्के से मुस्कुराई। आज का दिन मेरे जीवन का सबसे खुशियों भरा दिन लग रहा था। मेरी बहनें मेरी चेष्टा कर रही थीं, मुझे छेड़ रही थीं और घर भर में हंसी खुशी का माहौल था। माँ ने पिताजी को भी उस साधु बाबा के बारे में सब कुछ बता दिया था। दूसरा दिन भी इसी तरह हंसी मजाक में निकल गया और तीसरी रात मैंने फिर अपने कमरे को पूरा अंधेरा किया और वही चादर एक बार फिर अपने ऊपर ली। आज चादर चुभ नहीं रही थी, शायद आने वाले कल की उम्मीदें मेरे मन को शांत कर रही थीं। विवाह का विचार ही मेरे मन में खुशी की छोटी छोटी लहरें उठा रहा था, लेकिन मुझे क्या पता था, मेरे जैसा कमनसीब इंसान खुशियां जितनी जल्दी पकड़ता है, उससे कहीं ज्यादा जल्दी वो खुशियां उसके हाथों से फिसल जाती हैं। अगर मुझे जरा सा भी अंदाज होता कि आगे क्या होने वाला है, तो शायद मैं खुद को कहीं दूर किसी अंधेरी जगह में छिपा लेती। लेकिन खैर, सुबह मैं जल्दी उठ गई, नहाकर नए कपड़े पहने, बालों में सुंदर सी वेणी बनाई और हल्का सा मेकअप किया। मुझे पता था कि आज किसी भी पल मुझे देखने के लिए लड़के वाले आ सकते हैं, इसलिए मैं पूरी तरह तैयार होकर बैठी थी। जब मैं कमरे से बाहर आई तो पिताजी ने मुझे बाहों में भर लिया। उनके आलिंगन में आज एक अलग सी ममता और खुशी थी।
मेरी बहनें तो जैसे पागल ही हो गई थीं। वे आपस में बातें कर रही थीं कि अश्विनी दीदी अपनी शादी में कौन से रंग का लहंगा पहनेगी, कौन से गहने अच्छे लगेंगे। हम सब नाश्ते की मेज पर बैठे थे, पर मेरा मन कहीं और था। मेरे कान बार बार घर के गेट की तरफ ही लगे हुए थे। लेकिन तभी एक अजीब सी घटना हुई। हम सबके सामने नाश्ता रखकर हमारी नौकरानी शीला अचानक फर्श पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। पिताजी घबरा गए। उन्होंने आगे बढ़कर चिंतित आवाज में पूछा, क्या हुआ शीला, क्यों रो रही है, सब ठीक तो है। शीला कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस कांप रही थी, जैसे कोई बहुत बड़ा सदमा लग गया हो। पिताजी ने घबराकर पूछा, तू अपनी तबीयत देख शीला, ठीक है ना, क्या हुआ है। शीला ने आंसू पोंछते हुए कांपती आवाज में कहना शुरू किया, मालिक, छोटा मुंह, बड़ी बात कह रही हूँ, पर मैं मजबूर हूँ। कल रात मुझे एक अजीब सा सपना आया। हम सब उसका चेहरा टकटकी लगाकर देखने लगे। शीला बोलती रही, मैं सपने में एक पुराने मंदिर में थी। वहां धूप धुआं और घंटियों की आवाज हो रही थी। तभी एक साधु बाबा मेरे सामने आकर खड़े हुए। उन्होंने मुझे देखते ही कहा, कल सुबह तू अपने बेटे अनिल का रिश्ता अश्विनी के घर लेकर जा। अगर उन्होंने रिश्ता स्वीकार कर लिया तो उनके घर सुख आएगा, पर अगर उन्होंने ना कहा तो अश्विनी के पास रखी वह चादर वापस ले आना और उनसे कहना कि अब उनके जीवन में इस चादर के रंग जैसी काली स्याही उतरने वाली है। शीला हिचकियां लेते हुए बोली, मालिक, मुझे नहीं पता कौन सी चादर, कौन सी काली स्याही, मुझे इतना ही पता है कि मैं आपके सामने भीख मांगते बैठी हूँ, कृपया मुझे खाली हाथ मत भेजिए, कहीं मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद न हो जाए। शीला की बात सुनते ही हम सब जैसे पत्थर बनकर रह गए। सन्नाटा पूरे घर पर छा गया। साधु बाबा ने कल रात हमसे भी यही बातें कही थीं और आज वही बातें शीला के सपने में। ये तो अब किसी इत्तेफाक से कहीं अधिक था। पिताजी कभी मेरी ओर देख रहे थे, कभी रोती हुई शीला की तरफ। कुछ पल शांत रहने के बाद उन्होंने गहरी सांस ली और धीरे धीरे कहा, शीला, हमारी बेटी का रिश्ता तुम अपने बेटे अनिल के नाम लिख दो। हम इस रिश्ते के लिए तैयार हैं। उनके मुंह से निकले ये शब्द सुनकर जैसे मेरी दुनिया हिल गई। मैंने अविश्वास से माँ की तरफ देखा। माँ भी सिर झुकाकर खड़ी थी, जैसे उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। पिताजी भी उस वक्त कुछ नहीं बोले, शायद वे साधु बाबा की बातों के बोझ तले दबे हुए थे। मेरे पैर अचानक सुन्न पड़ गए। मैं वहीं से पलटकर अपने कमरे की ओर भागी, दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर गिरते ही जोर जोर से रोने लगी। कैसे हो सकता है मेरा रिश्ता अनिल से? मेरे मन में हजारों सवाल और दुख की लहरें उठ रही थीं। अनिल एक विधवा कामवाली का बेटा, जिसके पिता नहीं थे और जो हमारे घर में माली का काम करता था। मैं इतनी पढ़ी लिखी, सुशिक्षित, और मेरा रिश्ता उससे। मेरी समझ में कुछ नहीं आता था कि मेरे माता पिता ने एकदम से ऐसा फैसला कैसे ले लिया। क्या सिर्फ उस चादर की वजह से, या उस साधु बाबा की धमकी ने उन्हें इतना डरा दिया था? मैं बिस्तर पर मुंह छुपाकर रोती रही, क्योंकि मेरे मन में यही एक सवाल गूंज रहा था, क्या सच में मेरी किस्मत इतनी कमजोर है कि मेरा जीवन एक माली के बेटे के हाथों सौंप दिया जाएगा? मैं मानती हूँ कि बचपन में अनिल और मेरे बीच बहुत गहरी दोस्ती थी। हम साथ खेलते, भागते, झगड़ते, लेकिन बचपन बहुत पीछे छूट गया था। अब सालों बीत चुके थे और आज मेरा जीवन उसी दिशा में धकेला जा रहा था जिसे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं जोर जोर से रो रही थी। रोते रोते मेरा गला सूख गया था, सिर भारी हो गया था। उसी दौरान मुझे फिर वही अजीब सी अनुभूति हुई, जैसे कोई मुझे चोरी छुपे देख रहा हो। मैं अचानक घबराकर उठ बैठी, चारों तरफ नजर दौड़ाई, पर वहां कोई नहीं था। डर के मारे मैंने अपनी खिड़की जोर से बंद कर दी, फिर दोबारा बिस्तर पर गिर पड़ी और कई घंटों तक रोती रही। इसी बीच कमरे का दरवाजा खुला। माँ और पिताजी अंदर आए। पिताजी मेरे पास बैठे और मेरे सिर पर हाथ रखकर मेरे आंसू पोंछने लगे। उनकी आवाज भारी और दर्द से भरी हुई थी। अश्विनी, तू अगर 55 साल की भी हो गई होती ना, तो भी मैं इस शादी के लिए कभी तैयार नहीं होता। मैं दुनिया के कोने कोने से तेरे लिए एक अच्छा वर ढूंढता, लेकिन आज मैं मजबूर हूँ। बिटिया, मैंने सुबकते हुए पिताजी को देखा। उनकी आंखें भी नम थीं। वे आगे बोले, उस साधु बाबा का श्राप मैं अपनी बेटी पर आते नहीं देख सकता। मुझे नहीं पता कि अगर हमने इस रिश्ते को मना किया तो हमारे परिवार पर क्या मुसीबत टूट पड़ेगी। लेकिन एक बात जान ले, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ।
और मैं किसी भी हालत में तुझसे दूर नहीं हो सकता। पिताजी का दर्द सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी टीस उठी, जैसे मेरी किस्मत का पिंजरा और भी कसता जा रहा था। 3 दिनों बाद मेरी शादी अनिल से होगी, ये कहकर पापा कमरे से बाहर चले गए, लेकिन माँ मेरे पास ही बैठी रही और मुझे हर तरफ से समझाने की कोशिश करती रही कि अगर मैंने इस रिश्ते को ठुकराया तो हमारे घर पर कैसे कैसे संकट आ सकते हैं। उनकी हर बात मेरे दिल को और तोड़ रही थी। अगले 3 दिनों तक घर का माहौल बिल्कुल बदल गया था। मेरी छोटी बहनें मुझसे नजरें नहीं मिला पा रही थीं और मैं अपने कमरे से बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं कर पा रही थी। हर पल ऐसा लगता था कि मेरी जिंदगी मेरी आंखों के सामने धीरे धीरे खत्म हो रही है। तीसरे दिन माँ एक लाल साड़ी लेकर आई और बोली, तैयार हो जा बेटा, पंडित आने वाले हैं। उस पल लगा जैसे मेरे अंदर की सारी उम्मीदें मर गईं। मैंने हमेशा सपना देखा था कि अपनी शादी में लाल लहंगा पहनूंगी, लेकिन मेरा सपना भी मेरी किस्मत की तरह अधूरा रह गया। माँ का आदेश मानकर मैं चुपचाप तैयार हुई और गार्डन में आकर खड़ी हो गई। कुछ मंत्र, कुछ रस्में और कुछ आंसुओं के साथ मेरा विवाह हो गया। इस तरह मैं अपने ही घर का द्वार छोड़कर अपने ही घर के नौकरों के क्वार्टर की दुल्हन बनकर आ गई। दरवाज़ा बंद होते ही मुझे लगा जैसे मेरी सारी जिंदगी भी उसी पल बंद हो गई हो। मेरे मन में बार बार एक ही आवाज़ उठ रही थी कि ऐसी जिंदगी से तो मौत ही बेहतर है, और सच में मुझे लगने लगा था कि मैं पंखे से लटककर अपनी कहानी हमेशा के लिए खत्म कर दूं। मेरे मोटापे को लेकर घर में हमेशा ताने दिलाए जाते थे और अब तो मेरी शादी भी एक नौकर से कर दी गई थी। खैर, शीला मुझे अनिल के कमरे में बैठाकर बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद अनिल कमरे में आया। मैंने घूंघट वगैरह लेना जरूरी नहीं समझा था और उसकी ओर देखने लगी। वह थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। वह मेरे पास बैठने ही वाला था कि मैं अचानक तेज आवाज में चिल्लाई, खबरदार! शीला ने तुम्हारे लिए मेरा हाथ जमीन पर बैठकर मांगा था। लगता है उसे तो ये समझ है कि मुझसे कैसे बात करनी चाहिए, लेकिन क्या उसने तुम्हें वह अक्ल नहीं दी? अनिल मेरी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराया। मैं उसे ध्यान से देख रही थी। उसने अच्छे कपड़े पहने थे, देखने में वह बहुत सुंदर लड़का था, लेकिन आखिर था तो हमारे घर का नौकर ही। वह मेरे सामने बैठकर बोला, तुम मेरी मालकिन नहीं हो, तुम्हारे पिताजी मेरे मालिक हैं। मैं उनका नौकर हूँ और उनसे ही तनख्वाह लेता हूँ, तुमसे नहीं। उसकी ये बात सुनकर मेरा गुस्सा फट पड़ा। मैं चिढ़कर बोली, अरे वाह, हमारे टुकड़ों पर पलने वाले को तो बड़ी ज्यादा जुबान चल रही है। निकल जाओ इस कमरे से, तुम्हें ये शोभा नहीं देता कि तुम एक मालकिन के साथ इसी कमरे में रहो। अनिल के चेहरे का रंग अचानक उड़ गया। उसकी आंखें भर आईं और वह धीरे धीरे बोला, तुम पहली जैसी बिल्कुल नहीं रह गई हो, तुम बहुत बदल गई हो। अनिल के चले जाने के बाद मैं उठी, दरवाज़ा बंद किया और आराम से सोने के लिए बिस्तर पर लेट गई। अगली सुबह उठते ही मैं सीधे अपने घर चली गई। पिताजी ने मुझे देखते ही चकित होकर मुझे घूरा। मैंने उनसे कहा, पापा, आप तो साधु बाबा की बातें सुन चुके हैं। मैंने अनिल के साथ शादी कर ली है। अब आप पर कोई संकट नहीं आने वाला। लेकिन हाँ, मैं आज से अकेली रहूंगी। घर में पिताजी ने कहा, बेटा, मुझे तुम्हारा हर निर्णय मंजूर है। लेकिन माँ की चिंता अब भी साफ झलक रही थी। वह आज भी साधु बाबा की बातों को याद करके कांप रही थी। माँ ने मुझे बार बार समझाने की कोशिश की कि इतना बड़ा निर्णय मत लो, लेकिन मैंने अपने कान बंद कर लिए थे। अब मेरी शादी को 2 महीने हो चुके थे। इन 2 महीनों में माँ ने मुझे अनिल के घर जाने के लिए 1000 बार चेतावनी दी थी, लेकिन मैं हमेशा चुप रहती। मैं रोज अपनी कमरे की खिड़की में खड़ी होकर बाहर देखती या गार्डन में काम करती। कभी वह झाड़ फूस काट रहा होता तो कभी पेड़ों को पानी दे रहा होता। और जब मुझे उस पर गुस्सा आता तो मैं गार्डन में पांव पटकते हुए अपने कमरे की ओर चली जाती। मैं हमेशा उससे कहती थी, ना, तू सिर्फ नौकर ही रहेगा। मैं सोचती, उसका विवाह मालकिन से कैसे हो सकता है, और अक्सर अपने भांजे को भी समझाती कि मेहनत करने में शर्म क्यों आनी चाहिए। उसकी हर आदत और अंदाज मुझे बहुत भाता था। वह हमारे नौकर नहीं था, वह तो एक पढ़े लिखे घर के बेटे जैसा होना चाहिए था। इस बीच मेरी छोटी बहनें और मेरी सहेलियां उसे देखकर जलती रहती थीं। ऐसे ही 6 महीने बीत गए। एक दिन शीला मेरे पिताजी के पास आई। मैं उस समय किचन में काम कर रही थी। शीला बोली, मालिक, हम अब ये घर छोड़ने वाले हैं। शादी के बाद अनिल अश्विनी से इतना प्यार करने लगा है कि उसकी दीवानगी का अंदाज कोई देख नहीं सकता। हम अपने जवान लड़के को इस तरह का दुख और परेशान नहीं देख सकते।
उसे बहुत गुस्सा आया है साहेब। शीला की यह बात सुनकर मैं पूरी तरह चकित रह गई। मैं सोचती थी, कोई मुझसे इतना प्यार कैसे कर सकता है? मैं तो सिर्फ एक मोटापे का ढेर हूँ, फिर भी उसने मुझसे इतना प्यार कैसे कर लिया? शीला की बातें मेरे दिमाग में घूमती रहती थीं। रात को मैं बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन नींद कहीं दूर थी। मैं बेचैन हो उठी और अचानक उठकर सबकी नजरें तोड़ते हुए नौकर के क्वार्टर की तरफ चल पड़ी। शीला का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं सिर्फ ये देखने गई थी कि अनिल वहाँ है या नहीं, और यह जानना चाहती थी कि शीला ने जो कहा था उसमें कितनी सच्चाई है। जब मैं थोड़ा आगे बढ़ी तो मेरे कानों में अनिल और शीला की आवाज़ आई। मैं वहीं ठहर गई और उनके बोलने को ध्यान से सुनने लगी। अनिल शीला से कह रहा था, माँ, मैं तो हमेशा यही सोचता रहा कि मेहनत करके खाने पीने में कोई लाज नहीं है, लेकिन ये अमीर लोग अपने नौकरों को अपने पैरों के नीचे की चप्पल समझते हैं। माँ, तुम मुझे कितनी समझाती थी कि बड़े बड़े सपने मत देखो, अश्विनी तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, लेकिन मैं तो क्या कर सकता था? अनिल ने आगे कहा, माँ, अश्विनी मेरा बचपन का प्यार है। मैं उसके प्यार को पाने के लिए सोच भी नहीं सकता था कि वो मेरे पास आएगी, लेकिन वही कहती थी कि अश्विनी की माँ यह शादी नहीं होने देगी। शीला ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, मैं सच में वही कह रही थी। तुम्हें तो पता ही है, अश्विनी जब सिर्फ 2 महीने की थी उसकी सगी माँ घर छोड़ चली थी। उसके बाद मैं ही थी जिसने उसे संभाला। मैं दोनों से बहुत प्यार करती थी। तुम्हें और अश्विनी को एक ही थाली में खाना खिलाना, तुम्हें पालना और उसे सुलाना, ये सब मैं करती थी। फिर बड़े साहेब ने दूसरी शादी कर ली। वो नई मालकिन न केवल गरीब थी बल्कि लालची भी थी। वो अश्विनी की देखभाल भी ठीक से नहीं करती थी और उसे बहुत परेशान करती थी। फिर उसके अपने 2 बच्चे हुए। उसके बच्चों का रंग रूप ठीक ठाक था, लेकिन अश्विनी किसी अप्सरा से कम नहीं थी। इस मालकिन ने अश्विनी के सौंदर्य को नष्ट करने के लिए चालाकी से काम लिया। उसने अश्विनी के साथ प्रेम और मिठास के ढूंढ में इतना कहकर झूठा भरोसा दिलाया कि उसे मोटा करने के इंजेक्शन दिए जाएं। उसका उद्देश्य था कि अश्विनी की शादी भी न हो और उसे किसी प्रॉपर्टी या हिस्से का अधिकार भी न मिले। शीला की यह बात सुनकर मेरी जमीन ही सरक गई, मेरे हाथ पांव कांपने लगे। मैं वहीं जमीन पर बैठ गई। अनिल ने अपनी माँ से कहा, आई, मैं तो हमेशा पेड़ों के पीछे या खिड़की से अश्विनी को छुपकर देखता था। वो हर बार रोती रहती थी और मुझे उसके रोने को सहन करना बहुत मुश्किल लगता था। इसलिए मैंने साधु बाबा का नाटक रच दिया। मैं अपने दोस्त के पिताजी को लेकर आया और दिखाया कि मैंने साधु बाबा का नाटक किया है। माँ, इस नाटक के कारण अश्विनी मेरी बन गई थी, लेकिन उसने मुझे अभी तक स्वीकार नहीं किया था। अनिल की बातें सुनकर मैं बहुत रो रही थी। मैं किसी तरह अपने घर और अपनी कमरे तक पहुंच गई। रात के 12 बज चुके थे और मेरे ऊपर जैसे आकाश ही टूट गया था। मैं बहुत बुरे विचारों में डूबी हुई थी। मैंने अपने पिताजी को अपने कमरे से फ़ोन किया और उन्हें आने के लिए कहा। मेरे पिताजी तुरंत कमरे में आए। मेरा रोना सुनकर वे बहुत परेशान हो गए। मैं उनकी गोद में जाकर खूब रोई। फिर मैंने अपने पिताजी को सब कुछ सच सच बता दिया। मेरे पिताजी ने ये सुनकर बहुत दुख और गुस्सा महसूस किया। उन्हें मेरी दूसरी माँ पर बहुत क्रोध आया। पिताजी ने मुझे गले से लगा लिया और मुझे समझाया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और अब मुझे डरने की जरूरत नहीं है। दूसरे दिन सुबह पिताजी ने माँ से कहा कि अश्विनी अब अपने घर जाने वाली है। मैंने माँ की ओर ध्यान से देखा और महसूस किया कि वो अंदर से दुखी थी, लेकिन बाहर से खुश दिखा रही थी। पिताजी ने शीला और अनिल को घर बुलाया और उन्हें माफ़ी मांगने के लिए कहा। मेरे पिताजी ने माँ से भी बहुत बात की, जिससे माँ समझ गई कि उन्हें पूरा सच पता चल गया है। पिताजी ने उसका हाथ पकड़कर घर के बाहर निकाला, लेकिन मैंने पिताजी से शपथ ली और माँ से माफ़ी लेने को कहा, क्योंकि अगर उन्हें घर के बाहर खड़ा किया जाता तो पिताजी की और हमारे घर की मेहमानों के बीच इज्जत बनी नहीं रहती। माँ ने मेरे और पिताजी के पैर पकड़कर माफ़ी मांगी। पिताजी ने अनिल से कहा, बेटा, अब से तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ, लेकिन अब तू मेरा जावाई है। और जावाई भी एक बेटे जैसा ही होता है। मैंने उनसे विनती की, मैं तुमसे अनुरोध करती हूँ कि तुम मेरा सारा कारोबार संभालो, मेरे ऑफिस को संभालो। अनिल बहुत आश्चर्यचकित रह गया और मेरी माँ का चेहरा देखकर उसका रंग उड़ गया। पिताजी ने ऑफिस के सारे दस्तावेज जबरदस्ती उनके हाथ में दे दिए। पिताजी की इस परफेक्ट योजना ने माँ को पूरी तरह चौंका दिया। इस प्रॉपर्टी के लिए माँ ने मुझे हमेशा घर पर बैठाकर रखने की योजना बनाई थी,
लेकिन पिताजी ने वही प्रॉपर्टी अब मेरे पति को दे दी। इस तरह हम नए सिरे से अपने घर और जीवन की शुरुआत करने लगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर सेट करें ताकि अगली वीडियो आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।